पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है गलत है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है गलत है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो गलत दे के रखा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो गलत ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। आप लोग कमेंट करिए फटाफट, आंसर क्या होगा इसको, आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें जो अवधि की पूर्वी हिंदी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी ये भी बिल्कुल करेक्ट है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी तो अवधि के लिए होगा, तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये आपका गलत दे के रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? जो गलत ऑप्शन वही आपका आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। और खरी बोली जो पश्चिमी हिंदी ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना था, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी? आप सभी लोग जो कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग जो शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है? मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या है? जी आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। ठीक है, अजस्र, अज सहस्त्र या फिर अजस्र या फिर अजसर। ठीक है, मंदाकिनी की जलधारा जो है अजस्र, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अजस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, मक्षिका किसका तत्सम रूप है? तत्सम रूप किसका है? मक्षिका जो है किसका तत्सम रूप है? मछली का है, मक्खी का है, मच्छर का है या फिर मिट्टी का है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा? मच्छी का। देखिए ये मक्षी का तत्सम रूप किसका है? तत्सम रूप आपके मक्खी का है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तत्सम तद्भव से आपका क्वेश्चन बन रहा है, मक्षी का किसका तत्सम शब्द है? तो आपका आंसर हो गया मक्खी का। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपके मिट्टी के लिए पूछते हो, मिट्टी का क्या क्या होता है तत्सम? मृत्ति का। क्या होता है? मृत्ति का होता है। क्या होता है? मृत्ति का। और देखिए मछली का क्या होगा? मछली का आप सभी लोगों को पता होगा मत्स्य होता है। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य ऐसे हो जाएगा। ठीक, और मच्छर का माशक होता है, माशक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से जो है एक वर्ग जो है वो शुद्ध है। ठीक है, देखिए इंद्र, रतीश, शास्त्र या और आपके मगवा। दूसरा देखिए घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानु, भानुतनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर या चीर। बताइए इसमें जो है सही पर्यायवाची का ग्रुप कौन सा बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी ना, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी एक ही ग्रुप का, ये आपका शुद्ध बनना है। इनकी घर के ही ये पर्यायवाची आपके निकेतन हो गया, आयतन हो गया, निलय हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। क्लियर है? घर के अगर पर्यायवाची और पूछते तो आपका भवन भी होता है ना, भवन होता है, निवास होता है, निवास। ठीक है, और सदन, निवास के साथ आवास हो सकता है, ये सब घर के पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 में। कौन सा गलत युग्म है? इसमें जो है कौन सा गलत युग्म है? मुख का बाचाल, ऐश्वर्य का अनिश्वर्य, छली का वाहिरंग, अभिक का अनभिक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा? देखिए मुख, मुख मतलब मुख कम बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलने वाला, यानी कि ये बिल्कुल सही है। मुख का वाचाल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये भी सही है। छली का बहिरंग, छली का बहिरंग नहीं, बहिरंग का होता है अंतरंग। क्या होता है? अंतरंग। ठीक है, और अभिक का अनभिक ये भी सही है। आपका गलत युग्म कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका गलत देके रखा है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनिकार्थी है? अनिकार्थी किसका है? कृष्ण, विष्णु, अविनाशी। ठीक है, किस शब्द के अनिकार्थी? अतिथि का, अच्युत का, अनुरूप का, अब्ज का। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है, आपके गाना आता है ना अच्युतम, तो वैसे ही आपके इसमें क्या है? कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किसका अनिकार्थी होगा? अच्युत हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपका नहीं वाला पूछा है। ज्यादातर पेपर में भी इस तरह से आपका नेगेटिव वाला पूछ लेते हैं, आप एक्साइटेड होकर जल्दीबाजी में आपको पॉजिटिव वाला मत देके आइएगा। ठीक है, ज्यादातर नेगेटिव वाले ही आ जाती है। देखिए तरंग, तुरंग, इसका अर्थ देख रखा है लहर और घोड़ा, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल तरंग का अर्थ होगा लहर होगा, तुरंग का घोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट। आपको नेगेटिव वाला चुनना है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करिए जरा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाला चुनना है। देखिए पथ, पथ को रास्ता बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पथ मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार, ये भी आपके सही है। तरनी का युवती देके रखा है, तरुणी की नाव देके रखा है। देखिए तरनी का आपका होता है, तरनी का आपका होता है नाव, इसका होता है नाव या नौका, नाव या नौका। और तरुणी का अर्थ होता है नव युवती, नव युवती। ठीक है, तरुणी का, तो ये आपका गलत देख रखा है। प्रसाद, अनुग्रह,
प्रसाद का भवन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका गलत वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कम ही टाइम रहेगा आप लोग बस प्रिपरेशन के, तो डेली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जुड़ते रहिए क्लास में डेली। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, आधी रात का समय तो क्या बोलेंगे? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीद बोलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? देखिए आधी रात का, देखिए रात का आपका पर्यायवाची वो तो निशा हो जाता है, आधी रात का समय उसको निशीद बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से तंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पूछा है। ठीक है, प्रत्यय आपका कौन सा है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। देखिए इसमें आपका क्या होगा? तंद्रा, तंत्रालु का क्या हो जाएगा? तंद्रा प्लस लू, तंत्रा प्लस लू। ठीक है, तो आपका इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है? इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, छाया शब्द का बहुवचन पूछा आपसे। छाया, छाये, छाओ या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए छाया शब्द का बहुवचन भी आपका छाया ही होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों कंडीशन में छाया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। अर्थ के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर बोलना है आपको। अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, अरे नहीं लिया नेगेटिव वाला है तो निषेध आएगा ना, निषेध वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? देखिए दही, दही क्या होगा? दही आपका पुल्लिंग शब्द है। दही क्या आपका पुल्लिंग शब्द है ना। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जी, कमेंट करते रहिए सभी लोग। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या? भाववाचक संज्ञा पूछा, क्रोधी, तीर, भरत, चिंता। भाव, भाववाचक, ध्यान देखिए क्या हुआ? चिंता करना भाववाचक हो रहा है ना भाई। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, डाकुओं को भगाया। बताइए इसमें आपका कारक क्या होगा? कर्ता कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? आप लोगों को कारक चिन्ह लाना होना चाहिए, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। ठीक है, तो आपके इसमें क्या आ रहा है? डाकुओं को भगाया, तो इसमें आपका कौन सा? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म को, डाकुओं को भगाया, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो क्रिया अभी हो रही है, जो अभी हो रही है, हो रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान काल या सन्निहित भूतकाल। हो रही है अभी भी, तो वर्तमान में अपूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण हुआ। सिंपल से ऑप्शन नंबर हम पहले में जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? आपको भाववाचक में चेंज करना, भाववाचक जैसे आपके कर्तावाच्य, फिर कर्मवाच्य, इसमें कर्म डिपेंड होता है, इसमें भाववाच्य में रूपांतरित है। रोगी से ये चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा। ठीक है, भाववाच्य, रोगी चल नहीं पा रहा, रोगी नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा? भाई मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है ना, तो रोगी से चला नहीं जाता, तो ऑप्शन आपका पहला आंसर सही है। ऑप्शन आपका पहला आपका सही है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, अफसोस में, अफसोस मैं नहीं जा सकता, अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताना है। ठीक है, संबोधन सूचक अव्यय है, शोक सूचक, आशय सूचक या फिर हर्ष सूचक। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? देखिए जहां पर आपके आहा लगा होता है, आह, ठीक है, फिर आपके त्राही, 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 त्राही हो, ठीक है, हाय ये लगाओ। ठीक है, अफसोस, ये सारे जो आपके क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, शोक सूचक होता है। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ध्यान दीजिएगा,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे, जब भी धीरे धीरे दिखाई दे, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। कई क्वेश्चन करा चुका इसमें, अगर सभी प्रैक्टिस सेट का क्लास आप देख चुके हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको यूथ के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया, घटना चक्र, उसके बाद आपके अंकित भाटी सर जी के प्रैक्टिस सेट ये भी चल रहा है, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस सेट का क्लास आप देख सकते हो, आपके उसमें प्लेलिस्ट बना होगा टारगेट यूपी पुलिस से, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें आपके रैपिड फायर जीके का भी क्लास मैंने कुछ रखा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है? अक्षोहिणी का संधि विच्छेद, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद, अक्ष प्लस हिणी, अक्ष प्लस पुहिणी, या फिर अक्षो प्लस आहिणी, या फिर अक्ष ओहिणी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर देखिए एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर, आपके क्या होगा? अक्ष, और इसमें कौन सी मात्रा लगेगा? ऊ की, बरा ऊ की मात्रा लगेगा, आ प्लस ऊ, आपका क्या बन जाएगा? आ प्लस ऊ, ये आपके अ हो जाता है, ठीक है, अ हो जाता है। तो ये आपका कौन सा संधि होता है? ये आपका वृद्धि संधि होता है, वृद्धि संधि, ठीक है। तो आपके ऑप्शन जो है बी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है, अक्ष प्लस ऊ ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, अनायास में समास है, अनायास में कौन सा समास है? दिगु है, नय है, या फिर द्वंद है, या फिर कर्मधारय है? देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिए, जिस भी समास में अगर पहला पद निषेधात्मक नेगेटिव सेंस आता है, निषेधात्मक हो, वो आपका न समास, ठीक है। कौन सा? या वाला, ठीक है। ये समास आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ना समास। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 निषेधात्मक ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना से नेगेटिव वाला सेंस, ठीक है। जैसे आपके अनाचार होता है, अनाचार, ठीक है, तो आपका पहले क्या आता है? ना आचार, ठीक है। जैसे आपके हो सकता है अनुचित, अनुचित, जिसमें आपके ना पहले ना, उचित, ना उचित, ठीक है। उसी प्रकार आपके अनभिग, अनभिग, तो आपका ना पहले आ जाएगा अभिग, ना अभिग, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनना है आपको, अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या? देखिए मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? देखिए मुहावरे शब्दों का समूह होता है जो प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, और लोकोक्ति क्या होता है? अपने पूर्ण रूप होता है, ठीक है, तथा स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप और स्वतंत्र होता है, ठीक है। जैसे अंक भरना, आस्तीन का सांप, इसका अर्थ चेंज होता है ना, तूती बोलना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? मुहावरे हो गए। आपसे लोकोक्ति पूछा तो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? मतलब गलत दे देगा का विराम चिन्ह। देखिए पूर्ण विराम ये बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अल्प विराम ये भी सही है। योजक चिन्ह ये नहीं, ये तो लाघव है, ये क्या है? लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, ठीक है। आपका अगर योजक चिन्ह बोलते, योजक चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जैसे आपका लिखते हैं हम धीरे धीरे, तो बीच में डैश जैसा है ना, तो ये वाला योजक हो गया, क्या हो गया? योजक, ठीक है। उदाहरण चिन्ह ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप किस में जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी, सभी लोगों का सही आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। हिंदी में आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिए 100% आपका सही हो, ठीक है। पूरा प्रिपरेशन रखिए। हिंदी में आपको नंबर जितने ज्यादा, हिंदी में अगर 100% आपका सही हो ना, तो मेरिट में आपका आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। हिंदी में आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अब जीएस में आप स्कोर चाहे 20 के आसपास, 20 प्लस जितना कर सकते हो, 20 कर लो, 25 जितना आपके उतना अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी में मिस्टेक मत करिएगा। हिंदी उसके बाद रीजनिंग में भी अच्छे करके प्रिपरेशन कर लीजिएगा, रीजनिंग में भी अच्छा मार्क्स मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ठीक है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य? आपको मिश्र वाक्य ढूंढना। देखिए मिश्र वाक्य की पहचान क्या होता है? पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। इसमें उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञ दत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर कमेंट करिए, 24 का आंसर। देखिए जब आपके जो की ऐसा वर्ड लिखा है ना, ये आपके मिस्र मिस्र वाक्य पहचान होता है। तो इसमें की देखो, की आपके ये ऑप्शन नंबर बी में लगा है, ठीक है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 24 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 25 में। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, पारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू, ठीक है। वियोग श्रृंगार, वीर रस, शांत रस, या वात्सल रस।
बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 25 का आंसर क्या होगा। तू करता तू भया, मुझ पे रही ना तू, वारी फेरी बली गई, ठीक है, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू, मतलब जहां देखो वहां तू। ठीक है, शांत रस हो रहा है या फिर वियोग रस हो रहा है, वीर तो नहीं हो रहा है, बात्सल भी नहीं, इन दोनों में से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर क्या होगा। जी, इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, शांत रस। ठीक है, शांत रस का अगर स्थाई भाव पूछते हो तो आपका स्थाई भाव क्या होता है, स्थाई भाव का निर्वेद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 26। क्वेश्चन नंबर 26, निराला की कविता जूही की कली, जूही की कली उदाहरण है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। जूही की कली, जूही की कली, इसमें आपका आंसर क्या होगा निराला जी की, ये आपके मुक्तक छंद, कौन सी होगा, मुक्तक छंद। आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे छंद मुख्यतः छंद के प्रकार पूछेंगे तो छंद के प्रकार आपके एक मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुझे तीन हो जाएंगे, तीन प्रकार होता है। ठीक है, तीन प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ये बहुत सुन देख चुके हो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल शो जल पर्सन हित मनहु सुहाय। ये आपके कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, यामक, या फिर उत्प्रेक्षा। देखिए तरनी तनुजा तट तमल, यहाँ पर देखिए तरनी तनुजा तट तमल तरुवर, ये ता रिपीट हुआ, ता रिपीट हुआ तो आपके अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे खरक शिंके खरक निसे खरक सी खरक किया है ना। ठीक है, और झुके कुल सो जल पर्सन हित मनहु सुहाय। देखिए मनहु मनोजनो, मनहु मनोजनो होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। जब आप मनहु मनो, ठीक है, मनहु देख लिए फिर जनहु देख लिए, ठीक है, ये वर्ड जब दिखाई दे वो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन देके रखा है, दोनों अनुप्रयास और उत्प्रेक्षा। फिलहाल हम अनुप्रयास में जाते हैं, जब आप मनु मनो जानो देखेंगे तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ वर्णों की आवृत्ति भी हुआ, तरनी तनुजा तट तमल तरुवर, तो ये वर्णों की आवृत्ति हुआ ना, तो वर्णों की आवृत्ति होने पर आपके अनुप्रास अलंकार होता है, मनु मनु जानो हो गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको कोर्स देखने को नहीं मिलता, बोर्ड एग्जाम वाले अगर गलत अगर प्रिंट होती है तो उसका आपको बराबर नंबर दी जाती है, सभी को जाते मिस प्रिंट बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, और मिस प्रिंट होता है तो ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास टाइम दिया जाता है, आंसर की जब आती है उसके बाद ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हो। देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, निम्न में से ये किस पुस्तक की पंक्ति है, कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या, 28 का आंसर बताइए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये आपके यशोधरा से है। ठीक है, यशोधरा की पंक्ति है। ठीक है, अगर इसकी राइटर की बात करते हैं, आपकी कौन किसके राइटर, मैथिली शरण जी, मैथिली शरण जी, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, और साकेत इसकी भी राइटर मैथिली शरण गुप्त जी है। और कामिनी आंसू की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, किनके, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, इनमें से कौन सा जो मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं लिखा। देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त पिछले क्वेश्चन में जस्ट कंप्लीट है, अजय व्रत ये भी मैथिली शरण गुप्त जी। कामयानी अभी मैंने बताया, कामयानी आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, किनके, जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको वही चुनना था जो मैथिली शरण गुप्त वाला नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत हो गया, जयद्रथ व्रत हो गया, और जयद्रथ व्रत हो गया और यशोधरा, ये तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए, जबकि कामयानी आपके जयशंकर प्रसाद जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका 30 नंबर। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, आपसे पूछा, यात्रा वृत्तंत की है, संस्मरण की है, रेखा चित्र का है, या फिर निबंध की है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 30 का आंसर क्या है। एक बूंद सहसा उछले, ये जो आपके यात्रा वृत्तंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला यात्रा वृत्तंत है, ये एक बूंद सहसा उछली। अगर इसके आपके राइटर पूछे तो राइट अयोध्या जी आगे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 31। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, जो अधूरा था उपन्यास, पूरा कंप्लीट नहीं था, वो उपन्यास कौन सा, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। देखिए ये चारों जो है बुक है प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए। तो इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा है, जैसे गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो आपका आंसर होगा मंगलसूत्र। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्या इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, किस साहित्यकार को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, प्रेमचंद जी, निराला जी, प्रसाद जी, या सुमित्रा नंदन पंत। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा।
देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। इनके जो एक बुक थे चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। देखिए यहाँ पर आपके पैराग्राफ से है, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गद्यांश में। देखिए उपयुक्त अवधारण का सर्वाधिक शीर्षक, शीर्षक वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। शीर्षक आपको देखिए आपका जो शीर्षक है इसी में से इंक्लूड होता है, ध्यान रखिए जो टॉपिक है उससे इंक्लूड होता है, बाहर से कोई वर्ड ऐड मत करिएगा, 2 या 3 शब्दों के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमका सहकारिता का अर्थ क्या है? सहानुभूति पूर्वक कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों के लिए कार्य करना या अपनी प्रगति के लिए काम करना। सहकारिता आप समझते हो, आपके सभी जो लोग मिलजुल के जो कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं ना। है इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है बिना रीड करके भी हम आंसर दे सकते हैं। देखिए इसमें रीड कर लीजिए, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता की उनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है, ठीक है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की प्रबंध बहुत लाभकारी है। तो आपको कुछ हद तक समझ में आ रहा है इसका शीर्षक क्या हो सकता है? बताइए शीर्षक क्या हो सकता है? भाई सहकारिता जितना, सहकारिता का किसान और सहकारिता बिल्कुल नहीं, सहकारिता का जितना लाभ है वो बता रहे, सहकारिता कितना आवश्यक है, ठीक है। सहकारिता की आवश्यकता या फिर सहकारिता के लाभ, ये आपका होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ से आपके और 2-3 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन टोटल होता है पैराग्राफ से। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। योजना के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में या फिर कृषकों के दशा सुधारने में, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या योजना आयोग वाला देके रखा है, तो आप देखिए ये पॉइंट आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कहाँ पर है योजना। नीचे की तरफ चलते हैं, अभी हमने आधा रीड किया था, तो यहाँ देखिए इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, खेतों को बड़ा किया जाता है, क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योग के विकास के लिए सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है, ठीक है। सहकारिता के सिद्धांत की विशेषता को दृष्टि से रखकर हमारी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह देखा आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें योजना के विभिन्न क्षेत्रों में या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में या कृषकों की दशा सुधारने में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा? अर्थव्यवस्था की बात करना, आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था की, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, ठीक है, या फिर निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, या पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना, या धन और धरती का संबंध। आपका कौन सा आ रहा है? छोटे कृषकों ना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। आपका ऑप्शन नंबर जो पहला जो ये आपका सही आंसर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला 37 वाला देखिए, 37 का आंसर क्या होगा? 37 वाला देखिए, 37 वाला आपका है, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे? उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, परिचय देके क्या होगा भाई? उनकी शक्तियों का अवगत होकर, शक्तियों का अवगत कराना, बिल्कुल नहीं, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर या उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित किया। अब इन दोनों में से बताइए ऑप्शन आपका कौन से? भाई उन्हें एक सूत्र में मिलजुल करना, मिलजुल कर काम करना, सहकारिता यही कहता है उनका आर्थिक स्तर विकसित कर सकते हैं। इनको ऑप्शन आपका डी में जाएंगे, ऑप्शन डी जो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ये आपके पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन, पैराग्राफ के क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं, आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप हमारा जीएस का पोर्शन है, ठीक है, आपका हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप जीएस वाला देखते हैं। चलिए आप सभी लोग जो हिंदी में कितना अच्छा स्कोर किया आप कमेंट करिए कि कितना स्कोर बन चुका है आपका हिंदी में। आपके 37 हिंदी का क्वेश्चन हो चुका है, हिंदी में आपके मैक्सिमम का नंबर आना चाहिए, ठीक है, 35 के प्लस तो होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 नंबर आपका जीएस का पोर्शन है, इसमें जीएस का पोर्शन देखेंगे हाल ही में भारत, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, यूपीए स्पेशल करंट आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर 23, बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया? ठीक है, कोरपेट का आयोजन कहाँ किया था? विशाखापट्टनम, पुडुचेरी या कोची या फिर मुंबई। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर होगा। देखिए 38 का आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था, विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। भारत और कौन से देश के बीच में? भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का, 39 क्वेश्चन आपका, चलिए आप बताइए। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की पहली यानी कि प्रथम मानव युक्त पनडुब्बी का नाम आपसे पूछा। देखिए मत्स्य 6000 या फिर जाल 2000 या फिर समुद्र 500 या फिर आपका बंगाल 1000। सही क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर होगा, 39 का आंसर, ठीक है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा? मत्स्य 6000, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर होगा, मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया? ठीक है, कोरिया ओपन 2023 का खिताब जो अपने नाम किया, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप और साई प्रणीत, या फिर सात्विक साईराज अंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, या फिर प्रियांशु राजावत और चेतन आनंद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर भारतीय जोड़ी जिनने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता, तो आपका आंसर होगा सात्विक साईराज अंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 40 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 41, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया? राज्य मछली घोषित किया, तो आप आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का। आपके पास ऑप्शन है कैटफिश मछली, डॉल्फिन मछली, होल मछली या कतला मछली? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा? ठीक है, सरकार द्वारा, गुजरात राज्य द्वारा किस मछली को जो है राज्य मछली घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर होगा घोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर होगा घोल मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला को? फाल्गुनी नायर, गीता गोपीनाथ, तुलसी कौरा या सुधा मूर्ति? बताइए कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसमें आपका आंसर होगा इसमें सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या? 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल है? शामली, अलीगढ़, आगरा या फिर मथुरा? बताइए एनसीआर में कौन कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश के टोटल आठ आठ जिले जो है, 8 जिले एनसीआर में आता है। कितने? एनसीआर में 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले। ट्रिक बता, देखिए 8 जिलों को आप याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, एम एम, फिर आपके जी जी, फिर बी बी, फिर आपका कौन सा एच एस। इस तरह से आप याद कर सकते हो, एम एम बी बी जी जी एच एस। तो पहला एम से आपका हो जाएगा मेरठ, क्या हो जाएगा? मेरठ। ठीक है, पहला आपकी क्या हो गया? मेरठ, फिर मुजफ्फर। ठीक है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर हो गया। फिर आपके ये जी से गाजियाबाद, पहला हो गया गाजियाबाद, गाजियाबाद। फिर इस जी से अब क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर। बी से आपका हो जाएगा, बी से आपका होगा बुलंदशहर और बागपत, बुलंदशहर। और इस बी से बागपत, बागपत। ठीक है, और एच से आपके हापुड़, क्या हो जाएगा? हापुड़। ठीक है, और एस से शामली। ठीक है, एस से शामली। ये आपके 8 जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो एनसीआर में आता है। इस प्रकार से आप याद कर सकती हो, एम एम यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, जी जी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। बी भी ध्यान रखेंगे, बुलंदशहर, बागपत, एच एस हापुड़ और शामली। तो आपसे पूछा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? देखिए अलीगढ़ नहीं है, मथुरा नहीं है, आगरा नहीं है, शामली। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कंस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948, 1950, 1952, 1945? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा? 44, देखिए उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कंस्टेबलरी एक्ट यानी कि पीएसी। ठीक है, पीएसी ये जो है कब पारित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1948 में, 1948 में पारित हुआ, 1948 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर जो बोला जाता है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट यानी कि पीएसी। ठीक है, पीएसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 45 में ना, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या? आपको इसमें सुमेलित करना है सूचीबद्ध को सूची सेकंड से। एक तरफ आपके संस्थान देके रखा है, एक तरफ आपके स्थापना वर्ष देके रखा है। ठीक है, तो आप सुमेलित की जिसमें आपके जो सही होगा वही आपको चुनना है। ठीक, कोर्ट से सही उत्तर चुनना है आपको। कौन सा उत्तर चुनना है? सही उत्तर चुनना। देखिए पहला आपके भातखंडे संगीत संस्थान 1926 बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर आपके? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरा क्या है? राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये आपके कहाँ पर है? ये भी आपके लखनऊ में है, ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये 1963, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपके लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपके लखनऊ में है। तो यानी कि आपका क्रम क्या बन गया? पहले का ए का फर्स्ट 2 3 4, 1 2 3 4 ही बन गया, 1 2 3 4 आपका पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सही कोड क्या बन गया? ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, जो 16 जनपद थे उनमें से उत्तर प्रदेश के कितने जनपद थे? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा?
वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कमेंट कर देखिए। अगर पूछे तो आपका आंसर होगा 16 में से 8 उत्तर प्रदेश, ठीक है, 8 है, ठीक है, टोटल 8 होती है, ठीक है। इसमें जो आपका पहला आता है काशी, फिर पंचाल, वत्स, सुरसेन, कौशल, कुरु, मल्ल और चंदी। इस प्रकार आपके 8 जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है आपका 46, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। 8 महाजनपदों में से 8 आपके उत्तर प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सैरिया, बैगा, परिया या फिर थारू? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति, आपसे पूछा है कौन सी जनजाति जो है, कौन सी जनजाति जो है दीपावली में शोक मनाते हैं? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू, ठीक है, थारू होगा, ठीक है। थारू जनजाति दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद में उसका पुतला बनाकर पूजा अर्चना करके उनके लिए श्रद्धांजलि देती है, ठीक है, अपने पूर्वजों को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर होगा। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी है जो आते हैं पेपर में आपका। पहले तो आपके नीरजा, कौन सा आते हैं देखिए, नीरजा, नीरजा, फिर आपके निहार, निहार, ठीक है, नीरजा, निहार, एक दीपशिखा, ये आता बहुत है, दीपशिखा, ठीक है, एक है यामा, ठीक है, यामा, एक और एक है रश्मि, ठीक है। ये कुछ रचनाएं आप ध्यान रखिएगा जो महादेव वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा या फिर द इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा? किनके द्वारा जो ये पदक प्रदान किया जाता है जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान करते हैं? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 में। इसमें भी देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनिए, आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए, बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला यह बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही है आपके, ठीक है। बोबली जो वीणा वीणा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है और ये बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या देकर रखा है? दूसरा है बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा, ठीक है, एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है। ये भी सही है, लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। यानी कि आपका दोनों कथन जो सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर पहले में जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 में। म्यांमार की मुद्रा, देखिए करेंसी से संबंधित क्वेश्चन बनना है, करेंसी और आपके जितने नियुक्ति वगैरह हुई वर्तमान में जो नियुक्ति और उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है उनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा पूछा है तो क्या है, नायरा है, रियल है या क्रोन है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आंसर क्या होगा? देखिए, नायरा जो है आपकी ये नाइजीरिया की, क्या, नाइजीरिया, नाइजीरिया की मुद्रा है, ठीक है। और आपकी बताते क्रोन की आपके नॉर्वे कंट्री की है, नॉर्वे कंट्री की आपके, ठीक है। रियल आपको पता है, रियल आपके कहाँ का है? ओमान का है, ओमान का है, ठीक है। बाकी आपके म्यांमार की बात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, शाहिना नेहवाल या कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? प्लेइंग टू विन, ठीक है, ये आत्मकथा है, इनके द्वारा लिखी गई, साहिना नेहवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके युवराज सिंह का, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का, युवराज सिंह जी का, तो ये क्वेश्चन आता है। तो युवराज सिंह जी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की आता है, सचिन तेंदुलकर की, सचिन जी की, इनका एक पुस्तक है कौन सा? प्लेइंग प्लेइंग इट माई बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 53, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 का, 53 नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ, गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार या छत्तीसगढ़? ठीक है, गोटीपुआ का संबंध नृत्य से संबंधित क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नृत्य, लोक नृत्य देख लीजिएगा और दिन दिवस, ठीक है, दिन दिवस ये भी देख लीजिएगा। दिन दिवस आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिन दिवस है सारे महीनों के हिसाब से लड़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? देखिए गोटीपुआ ये जो आपके ओडिशा का है, ठीक है, ओडिशा राज्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, आपका भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्काइंग
और पर्वतारोहण संस्थान जो है कहाँ स्थित है? डलहौजी में, गुलमर्ग में, मनाली में या उत्तरकाशी में? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कौन सा देश हवाओं का देश? पुर्तगाल को, चीन को, फ्रांस को या डेनमार्क को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? भाई पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सिंपल सी, ऑप्शन नंबर बी में हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57 में, जीएसटी की अधिकतम दर 18%, 20%, 25%, 28%? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? बस अधिकतम परसेंटेज पूछा, अधिकतम कौन सा स्केल है? 4 स्केल ना, 28% होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तीन तरफ, ठीक है, राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, इनमें से कौन सा है? हरियाणा तो काट दीजिए, हरियाणा तो हो गई। ठीक है, अब बताइए 58 का आंसर आपका ए और बी में बताइए, और बी में आपका सही आंसर क्या होगा? ए और बी में तीन तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा पड़ता है। ठीक है, त्रिपुरा में तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ता है। क्लियर है? और से पूछा गया तीन तरफ कौन से? बांग्लादेश की सीमा पड़ता है। कौन से देश का? बांग्लादेश। बांग्लादेश का सीमा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। अजंता, अरावली, सहाद्री या फिर सतपुड़ा? 59 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा अजंता। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आपसे पूछे कौन सा राज्य पड़ता है इसमें? एकमात्र राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि, ठीक है, बादे की भूमि यानी कि द लैंड ऑफ प्रॉमिस, द लैंड ऑफ प्रॉमिस, लैंड ऑफ प्रॉमिस के रूप में जानते हैं? सुमात्रा, क्यूबा, जावा या मिंडानाओ? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर बताइए। देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिंडानाओ। ठीक है, मिंडानाओ को बादे की भूमि यानी कि द लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये भी आपका नेगेटिव वाला पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए पहला आपका देखे रखा है पिग्मी कांगो बेसिन, बिल्कुल सही है। अंगामी आपके नागालैंड भारत में, ये भी सही है। एनु जापान में, ये भी सही है। ठीक है, और आपका देख रखा है किर्गिज सूडान में, ये गलत है, ये आपके मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया, सूडान नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत? ये डी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 में, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? प्रथम, द्वितीय, 23वें या 24वें? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आंसर क्या हो? देखिए पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कैसे? 23वें थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे कौन से धर्म के? जैन धर्म के। और 24वें तीर्थंकर होते महावीर जी। ठीक है, महावीर जी, महावीर। ठीक है, और अगर प्रथम पूछते हैं तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी। ठीक है, क्लियर है? प्रथम कौन हो गया? प्रथम आपके ऋषभ देव। अच्छा द्वितीय वाला कौन है? द्वितीय वाला पूछे तो द्वितीय अजीत नाथ। ठीक है, अजीत नाथ। ठीक है, आपका देखिए पहला वाला आप ध्यान रखिएगा, 23वां ध्यान रखिएगा और आपके 24वां ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके इसमें आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर जी और प्रथम ऋषभनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण किया? देखिए मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया बताइए? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? आप सभी लोगों को पता होगा मोती मस्जिद का निर्माण भाई शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 में, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 2022 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर चौरी चौरा घटना? बताइए
1922 में जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए इसमें आपका आंसर होगा चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुआ था, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर जनपद। ये कब हुआ था आपसे पूछे तो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 1922 में हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में। जलियांवाला पूछते तो जलियांवाला आपको ध्यान है, जलियांवाला कब हुआ था? जलियांवाला घटना आपके 13 अप्रैल, ये पूछते हैं 1999, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? लाल बाल पाल में से एक थे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या लाल बहादुर शास्त्री। देखिए लाल से तो आपके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी है, ठीक है। और वाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। और पाल से बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल जी, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, ठीक है। तो इनमें से एक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, लाला लाजपत राय जी, ठीक है, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 में। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? कौन सी शासन? द्वैत शासन की शुरुआत की। भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बताइए। 1999 होगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1990, ठीक है, नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 67। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 67 का आंसर बताइए। 67 का आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा। भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। भाग 3 की बात करते हैं, भाग 3 में आपके मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। भाग 4 में आपका, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपसे पूछा है कि कौन से भाग में मूल अधिकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में जो है मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या? देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम, मुख्य न्यायाधीश समेत, ठीक है, उनको इंक्लूड करना है, ठीक है, कितने होती है? 10, 17, 25 या फिर 34? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 68 का आंसर क्या होगा? 68 का। देखिए भारत के जो है, भारत के वर्तमान में देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो संशोधन अधिनियम 2019 आए थे, इसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के समेत जो है टोटल 34 न्यायाधीश अधिकतम संभावित संख्या हो सकती है, ठीक है, इतने 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर, कितने न्यायाधीश? 34 न्यायाधीश, इसको मुख्य न्यायाधीश समेत, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश समेत, और मुख्य न्यायाधीश से छोड़ देंगे तो आपका 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 में। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन संविधानेतर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर बताइए। देखिए इसमें आपका संविधानित संस्था की बात करें तो नीति आयोग होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना आपके 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव या भारत के प्रधानमंत्री? ठीक है, जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? बताइए ना, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है, और निर्मला सीतारमन जी इस समय जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? प्रोटेम यानी कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है मुख्य चुनाव आयोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश?
क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, कोटि कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 72 है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4, 10, 6.5 या फिर 5.8। ठीक है, मानव रक्त के पीएच मान की बात करते हैं तो आपका होता है 7.4। ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका सही आंसर है 7.4। ठीक है, 7.4 का मतलब आप समझते हो, 7 से अगर नीचे होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर हो गया तो आपके क्षारीय। ठीक है, यानी कि रक्त का अगर प्रकृति पूछे, गुण पूछे तो क्षारीय। रक्त किस प्रकार की है, क्षारीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता, ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिएक्टर स्केल या दाब सेंसर। सिंपल से आपका आंसर होगा क्या, भूकंप नापने का, भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं, रिएक्टर स्केल में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हवा की गति मापते हैं तो हवा की गति आपके एनीमोमीटर से मापते हैं, हवा की गति। ठीक है, हवा की गति किससे नापते हैं, एनीमोमीटर से। ठीक है, और ग्रेविमीटर क्या किसमें यूज होता है, ग्रेविमीटर का यूज होता है आपके जल की सतह पर तेल की उपस्थिति, जल की सतह पर तेल की उपस्थिति, तेल की उपस्थिति। ठीक है, तेल की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 74। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित, ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, कुष्ठ, इबोला, मलेरिया या जलांतक या रेबीज। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा, 74। ठीक है, मैंने इसका ट्रिक बताया था आपका, चाहे वायरस से फैलने वाली बीमारी बात करें या फिर आपके कवक से फैलने वाली या जीवाणु से। ठीक है, तीनों का ट्रिक बताया होगा। तो आप बताइए इसमें बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74। जी, इसमें होगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आपके जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, और आपके अगर इबोला की बात करते हैं, इबोला, इबोला एवं आपके रेबीज की बात करते हैं, ये दोनों जो आपके किससे होता है, इबोला और रेबीज आपके वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, रेबीज जो आपके कुत्ते के काटने से होता है। मलेरिया, मलेरिया का आप जानते हो, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजुआ से होता है, प्रोटोजुआ। और इसके रोग के वाहक की बात करते हैं तो आपका मादा एनाफिलीज होता है। ठीक है, मादा मच्छर जिसे बोलेंगे, मादा मच्छर या फिर आपका इनका नाम होता है मादा एनाफिलीज होता है, एनाफिलीज। ठीक है, हमारा एनाफिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 75 के लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके प्रैक्टिस सेट का। कौन सी गैस जो है बायोगैस का एक मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा, हाइड्रोजन, मीथेन, सीएनजी या फिर एलपीजी। आप लोगों को पता होगा जो बायोगैस में मुख्यतः जो मीथेन होता है, मीथेन की अगर परसेंटेज पूछते हैं तो मीथेन आपके इसमें करीबन आपके 55 से लेकर 75% मीथेन होता है। ठीक है, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं मार्स गैस भी बोलते हैं।